हेलो बच्चों। ईयर 1984 से पहले लोग सोचते थे कि हम क्राइम करके भाग जाएंगे, हम चोरी करके भाग जाएंगे, हमको पकड़ने वाला कौन है, हम मर्डर करके भाग जाएंगे, हमको पकड़ने वाला कौन है। लेकिन ईयर 1984 आए हमारे लेजेंड, एंड द लेजेंड इज सर एलेक्स जेफरी। इन्होंने एक टेक्निक दी जिससे क्रिमिनल्स की नींद उड़ गई और बायोलॉजी बन गया एक डिटेक्टिव। और वो टेक्निक थी हमारी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। और ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड हम जान सकते हैं किसने क्राइम किया है बाय यूजिंग दिस टेक्निक। और सीआईडी के अंदर रिपीटेटिवली हमने देखा है यही टेक्निक यूज होती है, अलग अलग टेक्निक्स। लेकिन इससे पहले हम समझ लेंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, सैटेलाइट डीएनए क्या है और वीएनटीआर क्या है। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की ये 6 टेक्निक के ऊपर हम कंटिन्यू करेंगे। तभी आपको ये समझ में आएगा क्यों नॉन कोडिंग रीजन ऑफ जीनोम वेरिएशन शो करता है अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर। उससे पहले एक स्लाइड हम समझ लेंगे, फिर इसके ऊपर आएंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट? और एक चीज और याद रखना, 1988 फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, नाम याद रखना डॉक्टर लालजी। ओके चलो तो हम आगे चलते हैं। सो टुडे we are going to start with the most fascinating topic of your 12th NCERT, जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपके लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, और वो होने वाला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके स्टूडेंट, अगर आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर थोड़ी सी भी दिक्कत है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, तो ये वीडियो पूरा देखना एंड तक। हम पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। ये 3 पॉइंट्स के बाद हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगा। और लास्ट में आपके अंदर जो डायग्राम दिया है 12th एनसीईआरटी के अंदर, उसको भी ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो आंख खुली रखना ताकि ये आपको समझ में आ जाए और 12th में आपके इजीली मार्क्स आ जाएंगे। चलो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या करेंगे हम करेंगे नॉन कोडिंग रीजन में। सर क्यों नॉन कोडिंग रीजन में करेंगे, वो मैं आपको एकदम लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले हम ये सब स्टेप देख लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, सर व्हाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्यों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज होता है सबसे पहले तो फॉरेंसिक एप्लीकेशन के अंदर। क्यों फॉरेंसिक एप्लीकेशन के अंदर? अगर कोई क्राइम मास्टर है, क्राइम मास्टर गोगो क्राइम करके चला गया, वो पकड़ेगा कौन? पकड़ेगा कौन? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उसको क्या करेगी? पकड़ लेगी। क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर हम बहुत सी चीजें यूज कर सकते हैं, लाइक ब्लड, फिर उसके बाद हेयर फॉलिकल्स। हमारे डीएनए फिंगरप्रिंट का भी यूज कर सकते हैं क्राइम को रिकॉग्नाइज करने के लिए, क्रिमिनल को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो फॉरेंसिक एप्लीकेशन के अंदर यूज करेंगे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सेकंड वन, पैटर्निटी डिस्प्यूट। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, वो उसका बच्चा है, ये इसका बच्चा है। पैटर्निटी डिस्प्यूट होते हैं, मैं इसकी माँ नहीं हूं, ये इसका बाप नहीं है। ऐसे पैटर्निटी डिस्प्यूट होते रहते हैं। तो बेस्ट टेक्निक क्या है? अगर पैटर्निटी डिस्प्यूट हो, सीधे जाके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा लो, आपको पता चल जाएगा कि किसका बच्चा है वो। क्योंकि डीएनए जो है ह्यूमन के अंदर आता है वो होता है डिप्लॉइड डीएनए। कैसा होता है? डिप्लॉइड डीएनए। एक फादर भी देगा, एक मदर भी देगी, 23 मिलके 46 का क्रिएशन होगा। तो इजीली पता चल जाएगा कि पापा 23 वाले कौन है, मम्मी 23 वाली कौन है। क्लियर? तो डिप्लॉइड है, इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इजीली अवेलेबल है। तो एक हो गया पैटर्निटी डिस्प्यूट के अंदर यूज करेंगे। लास्ट में डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पूरे इंडिविजुअल जो ह्यूमंस है एक दूसरे से अलग है, सबका डीएनए एक दूसरे से इंडिविजुअल है। हाँ, एक्सेप्ट ट्विंस, उनका डीएनए सेम होता है, आइडेंटिकल ट्विंस। लेकिन दूसरे सबका जो जेनेटिक डाइवर्सिटी अलग अलग है, उसको स्टडी करने के लिए भी हम यूज करेंगे। क्योंकि ये जो हमारी फिंगरप्रिंट है, ये जो मेरा थंब है, ये जो मेरा थंब है आपके थंब से अलग होगा बेटा। क्यों अलग होगा? क्योंकि डीएनए जो है अलग अलग होते हैं सबके। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब हम देखेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किन 3 स्टेप के अंदर आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर डिवाइड किया है, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन हम इसको एकदम इजीली आपको समझा देंगे। फर्स्ट पॉइंट, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या होता है? तो मैंने क्या लिखा इधर, अबाउट 99% ऑफ बेस सीक्वेंस आर आइडेंटिकल इन ह्यूमंस। मतलब 99% जो कोडिंग रीजन वाले हमारे डीएनए है, कोडिंग रीजन की जो बेस सीक्वेंस है
सब ह्यूमंस की सेम होती है। अबाउट 99% ऑफ बेस सीक्वेंस आर आइडेंटिकल इन ऑल ह्यूमंस, मतलब सेम टू सेम होती है। तो फिर सर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करता है, वो 99 को डिलीट कर दो, सिर्फ 0.1% का जो डिफर होता है डीएनए के अंदर, हाउ मेनी, 0.1% का जो डिफर होता है वो वेरिएबल को एक्सेप्ट करेगा। जब वो वेरिएबल को एक्सेप्ट करेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो उसको हम बोलेंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलेंगे? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आ गया? 99% को डिलीट कर दो, 0.1% जो डिफरेंट वेरिएबल है ह्यूमंस के अंदर बेस सीक्वेंस, उसको उठा लो और डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का नाम दे दो, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म खत्म। सेकंड वन, सैटेलाइट डीएनए। ये कोई हवाई एलियन से आया हुआ डीएनए नहीं है, सैटेलाइट डीएनए नाम देने में आया। क्या है? जब हम बल्क में डीएनए लेंगे, कोई भी इंसान का, मान लो कोई क्रिमिनल का है, उसका हम बल्क में डीएनए लेंगे, जब भी बल्क में डीएनए लेंगे हम, तो उसको सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूज क्यों करना पड़ेगा सर? मैं सेंट्रीफ्यूज करूंगा उसको आरपीएम के साथ, रोटेशन पर मिनट के साथ, तो हैवी मटेरियल ऊपर रह जाएगा और जो मेरा लाइट मटेरियल है वो नीचे आके बैठ जाएगा। तो जो मुझे चाहिए, हैवी चाहिए तो हैवी ले लूंगा, लाइट चाहिए तो लाइट ले लूंगा, इजीली सेपरेशन हो जाएगा हैवीएस्ट का और लाइटेस्ट का। इसीलिए डीएनए को सेंट्रीफ्यूज करने में आता है डेंसिटी ग्रेडियंट के साथ। अब डेंसिटी ग्रेडियंट क्या है? डेंसिटी मतलब उसके वेट के हिसाब से उसको अलग करने में आता है, और खास करके उसके अंदर यूज करते हैं CSCl, सीसम क्लोराइड, जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो मैं भी की होशियारी मार के लिखता हूं, तो याद रख लेना, याद रख लेना, CSCl, सीसियम क्लोराइड। अब हम आगे चलेंगे कि डीएनए सेंट्रीफ्यूज हो गया है, तो डीएनए ने दो चीज दी होगी, तो क्या दी है? एक बनाएगा मेजर पीक, बड़ा पीक, और एक बनाएगा स्मॉल बैकग्राउंड पीक। एक बनाएगा मेजर पीक, एक बनाएगा स्मॉल बैकग्राउंड पीक। मेजर पीक जो हो गए, याद रखना, मेजर पीक है हमारे, जो भाई साहब हमारे मेजर पीक है, वो क्या हो गए? कोडिंग रीजन हो गए। तो मुझे तो कोडिंग रीजन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो स्टार्टिंग में लिख दिया नॉन कोडिंग रीजन। तो जो स्मॉल बैकग्राउंड पीक है उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल बैकग्राउंड पीक वाले को डीएनए सैटेलाइट, जो कि क्या होते हैं? नॉन कोडिंग रीजन ऑफ बेस पेयर। अब आपको क्वेश्चन आएगा, सर आपने स्टार्टिंग में बताया था नॉन कोडिंग की यूज करेंगे, चलो अब देख लो क्यों नॉन कोडिंग यूज करेंगे। क्योंकि ये जो नॉन कोडिंग है वो कभी भी प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा नहीं। तो प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करेगा तो हम उसको इजीली कैप्चर कर सकते हैं डीएनए के अंदर से, इजीली कैप्चर हो जाएगा डीएनए के अंदर से। तो सबसे पहले तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, स्टेबिलिटी के बाद सैटेलाइट डीएनए इजीली हम कैप्चर कर पाएंगे नॉन कोडिंग रीजन से। अगर हमने उसको कैप्चर कर लिया तो मेरी हेल्थ, मेरी नहीं, वो क्रिमिनल की हेल्थ के साथ कुछ नहीं होगा, क्रिमिनल की हेल्थ के साथ कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे नहीं। अगर कोडिंग उठा लिया तो कुछ ना कुछ हो सकता है, इसीलिए हमेशा नॉन कोडिंग रीजन को ही यूज करेंगे, क्योंकि प्रोटीन उसके साथ बाइंड होता नहीं है। अगर बाइंड नहीं होगा तो कोई टाइप का हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस आने के चांस नहीं है। होप ये दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लास्ट पॉइंट के ऊपर चलेंगे, जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग है, आपको कंफ्यूज कर देता है। VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। सर ये क्या है? वैरायटी, 0.1% डिफरेंस है, तो वेरिएबल अलग, वेरिएबल नंबर, टेंडम का मतलब क्या? एक के बाद एक, आगे से लेके, ये एक सीक्वेंस है, मान लो ये एक मार्कर है, ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है, इसको मैं टेंडम बोल सकता हूं। मतलब वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट का मतलब क्या है? ऐसे नंबर लूंगा जो एक मस्त इजीली रिपीटेडली एक सीक्वेंस बनाएंगे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। चलो, तो आगे हमने डीएनए सैटेलाइट को लिया था, ये फर्स्ट स्टेप तो खत्म हो गया, 0.1% को लिया, मेजर पीक को हटा दिया, माइनर पीक को लेके आए, उसको बोला मैंने डीएनए सैटेलाइट। अब क्या होगा बेटा? डीएनए सैटेलाइट क्या करेगा? दो अलग अलग फॉर्म करेगा, एक माइक्रो बनाएगा, एक मिनी सैटेलाइट बनाएगा, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट बनाएगा। अब क्या है वो? डिपेंड ऑन बेस कॉम्पोजिशन, किस तरीके से उसका बेस का कॉम्पोजिशन है, वो हिसाब से दोनों का अलग अलग लेवल होगा, दोनों की लेंथ क्या है वो हिसाब से चेक करने में आएगा, और दोनों के अंदर रिपीटेशन काउंट कितने हैं वो चेक करने में आएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, सर डीएनए रिपीटेटिव क्यों है? डीएनए रेपिटेशन ही क्यों यूज करेंगे हम? सबसे पहले तो डीएनए रेपिटेशन इसके लिए यूज करेंगे क्योंकि हमको चाहिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर स्टेबिलिटी। सेकंड वन, नॉन कोडिंग रीजन का हम यूज करेंगे। फिर
आगे हम लोग बहुत सी चीजें करेंगे, आगे स्टेप बाय स्टेप हम सब करेंगे, तो उसके अंदर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर इजीली सेपरेट हो पाए रेपिटेटिव डीएनए, और उसके बाद ये डीएनए सैटेलाइट इजीली अवेलेबल हो, इसीलिए रेपिटेटिव काउंट का यूज करेंगे। और सबसे मेन हाइब्रिडाइजेशन जो होगा उसके अंदर यूज करेंगे। ये जो हाइब्रिडाइजेशन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल रहा हूं, आपके दिमाग में नहीं आएगी, वो नेक्स्ट स्टेप में है, जब समझेंगे अपने। लेकिन याद रखना, एक तो चाहिए स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के साथ साथ वेरिएबल नंबर भी चाहिए मुझे, सैटेलाइट भी चाहिए इजीली अवेलेबल, और साथ में मुझे क्या करना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और हाइब्रिडाइजेशन करना है, इसीलिए डीएनए रेपिटेशन के अंदर यूज होगा। अब सैटेलाइट डीएनए जो है मेरा भाई साहब, एक हो गया माइक्रो, एक हो गया मिनी। माइक्रो को हटा दो, माइक्रो का कोई काम वाम नहीं है। 99 को नेग्लेक्ट किया था ना, ऐसा नेग्लेक्ट कर दो। मेजर पीक को नेग्लेक्ट किया था, नेग्लेक्ट कर दो। माइक्रो भाई साहब को भी नेग्लेक्ट कर दो। मुझे क्या चाहिए, मिनी सैटेलाइट। क्यों मिनी सैटेलाइट चाहिए? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूजेस मिनी सैटेलाइट, जिसका नाम क्या है, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, VNTR। जो मिनी सैटेलाइट है उसका दूसरा नाम है VNTR। सर ये VNTR क्या है? छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड के रिपीट टैंडम, छोटे छोटे, याद रखना, स्मॉल स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स, इधर लिख देता हूं, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड। अगर न्यूक्लियोटाइड बेटा नहीं पता है तो तुम बेटा 12th रिपीट करो। सॉरी, पीछे एक वीडियो बनाया है मैंने न्यूक्लियोटाइड के ऊपर, डीएनए वाला, वो देख लेना, न्यूक्लियोटाइड आपको क्लियर हो जाएगा उधर क्या है। तो ये क्या है, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स के रिपीट्स है, VNTR। अब रेंज याद रखना, एमसीक्यू के अंदर शायद आ सकती है। रेंज कितनी है VNTR की? 0.1 to 20 KB। 0.1 to 20 KB इसकी क्या है, रेंज है। अब ये तीन चीज होप आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करेंगे, क्योंकि मुझे वेरिएबल नंबर चाहिए, 0.1 डिफर चाहिए। सैटेलाइट डीएनए का क्यों यूज करेंगे, पीक को हटाने के लिए मेरे को चाहिए नीचे वाला स्मॉल सैटेलाइट। और VNTR क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इजीली मुझे क्या मिलती है, स्टेबिलिटी, रिपीटेटिव काउंट मिलेंगे, ताकि मैं इजीली साइज बाय साइज उसको अलग कर पाऊं। और किधर किधर यूज करेंगे आपने देख लिया। और नॉन कोडिंग रीजन क्यों यूज करेंगे, ताकि प्रोटीन उसके साथ बाइंड हो ही नहीं और हमें कोई जात का हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस आने के चांसेस 0% है। आ भी सकते हैं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। ओके, क्लियर। अब हम आगे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस तरीके से होता है, और हमारे लेजेंड की ओर बढ़ेंगे, सर एलेक्स जेफरी की ओर। सो स्टूडेंट्स, पिछली वाली स्लाइड के अंदर हमने अलग अलग तीन टर्मिनोलॉजी देखी। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म समझ लिया हमने, उसके बाद हमने समझा डीएनए सैटेलाइट, और लास्ट में हमने समझा VNTR, जिसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, जो कि इसके अंदर बहुत यूजफुल है, आपको आने वाला है। तो अपने आंख कान नाक खुले कर लो और स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस तरीके से होती है, कितने स्टेप्स के अंदर होती है। तो फाइनली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है 1 2 3 4 5 और 6 स्टेप्स के अंदर। और ये जो वाला डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है, ये हम इसके बाद की स्लाइड के अंदर देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहना, ताकि ये वीडियो आपको काम आए, एंड आई गारंटी यू इट इज वर्थ इट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हमने बात की थी, तो उसको इंट्रोडक्शन किया था, उसको डिस्कवर किया था हमारे लेजेंड आदमी ने, जिनका नाम था सर एलेक्स जेफरी। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लंदन के अंदर 1984 ईयर के अंदर। उससे क्या पता चलता था, क्रिमिनल्स पकड़े गए, और आज तक ये वाली जो सीक्वेंस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चलती जा रही है, क्रिमिनल्स के अंदर, फॉरेंसिक के अंदर, या तो बोल दो पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर, या तो बोल दो सबसे ज्यादा पैटर्निटी के अंदर भी यूज होती है ये। तो इसके 6 स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले तो समझ लेंगे नॉन कोडिंग रीजन, जो हमने पिछली स्लाइड में समझ लिया था। नॉन कोडिंग रीजन ऑफ जीनोम का यूज करेंगे, ताकि वो वेरिएशन शो कर पाए इंडिविजुअल्स के अंदर। तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बट आई गारंटी यू इट इज वर्थ इट। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट वन इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को आइसोलेट करना है लेबोरेटरी के अंदर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए को सबसे पहले कलेक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। किसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब लेंगे, ब्लड के अंदर से लेंगे, स्किन के अंदर से लेंगे, सेमेन में से लेंगे, हेयर फॉलिकल या हेयर रूट में से लेंगे, या तो बकल कैविटी के अंदर से भी हम ले सकते हैं। और अगर डीएनए का सैंपल स्मॉल है, छोटा है,
तो हम पॉलीमराइज चेन रिएक्शन कर सकते हैं डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के अंदर, उससे भी मुझे डीएनए मिल जाएगा और आइसोलेशन कर लूंगा मैं डीएनए का। अब डीएनए आइसोलेट हो चुका है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। अब ये जो पूरे के पूरे 6 स्टेप है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी कि किस तरीके से 6 स्टेप है, इजीली ब्रेक डाउन कर लेना उसको। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड वन इज अवर रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन? हम क्या करेंगे, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, यस सर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो हम करेंगे डीएनए की स्ट्रैंड को कट इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। डीएनए के सेगमेंट को क्या करेंगे, कट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। लेकिन कट करने के लिए भी कुछ चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि होता है मॉलिक्यूलर सीजर। अब वो मॉलिक्यूलर सीजर क्या करेगा, स्पेसिफिक साइड के ऊपर रिकॉग्नाइज करेगा डीएनए को और उधर से डीएनए के स्ट्रैंड को कट करेगा। क्लियर स्टूडेंट? अब आगे चलेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, जो कि ये डायग्राम के अंदर भी है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो थोड़ा बहुत इधर से समझ लेंगे, लेकिन वो पूरा समझाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, एक तो आया जेल, तो इसके अंदर हम यूज करेंगे अगारोस जेल। अब याद रखना अगारोस जेल होती है सेमी लिक्विड। सर ये हमें क्यों बता रहे हो, ये आगे काम आएगा इसके लिए। अगारोस जेल होती है सेमी लिक्विड, 98% उसमें वाटर होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ऊपर से जो हमें डीएनए के स्मॉलर फ्रेगमेंट मिले थे, हमने क्या किया, वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर वेल बनाई, अलग अलग वेल बनाई। वेल के अंदर हमने ये जो डीएनए के स्मॉलर फ्रेगमेंट है उसको लोड कर दिया। तो लोड करने की वजह से क्या हुआ स्टूडेंट, लोड करने की वजह से डीएनए होता है नेगेटिव, तो वो ट्रैवल करके जाएगा पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव एनोड के पास। तो जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है वो इजीली ट्रैवल कर पाएंगे, देख सकता हूं 1 तक ट्रैवल करे, और जो बड़े बड़े फ्रेगमेंट से इधर अटक जाएंगे 1, 11, 10, देख सकते हैं आप ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव की तरफ दौड़ेगा और अपने फ्रेगमेंट छोड़ते जाएगा। जितना स्मॉलर फ्रेगमेंट होगा उतना लार्ज ट्रैवल करेगा, जितना लार्जर फ्रेगमेंट होगा कम ट्रैवल करेगा। अब फाइनली हमें क्या मिल गया है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल गया है अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, ये प्रोसेस करने की वजह से, क्योंकि मुझे चाहिए डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड ही। अब आएगा साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक, जो पूरी टेक्निक का नाम भी है साउथर्न ब्लोटिंग। तो सर नॉर्थर्न ब्लोटिंग क्यों नहीं है, नॉर्थर्न ब्लोटिंग आरएनए में यूज होती है, इधर हमारा को कुछ काम है नहीं। तो साउथर्न ब्लोटिंग के अंदर क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट, अगारोस जेल इज फ्रेजाइल। अब सर फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब इजीली ब्रेकेबल, क्योंकि अगारोस जेल मैंने बोला था सेमी लिक्विड होती है, सॉफ्ट होती है। तो सॉफ्ट होने की वजह से वो भाई साहब 98% वाटर के साथ बने हैं, तो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगी। ब्रेक डाउन हो जाएगी तो मुझे आगे सैंपल डीएनए का मिल नहीं पाएगा, तो मैं क्या करूंगा, जल्दी 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 तुरंत ये अगारोस जेल से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को ट्रांसफर कर लूंगा। अगारोस जेल से डीएनए को ट्रांसफर कर लिया है, किसके अंदर ट्रांसफर करूंगा, डबल सिंथेटिक मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसफर करूंगा। किसके ऊपर, नाइट्रोसेल्यूलेज और नाइलोन के ऊपर। अब ये जो मेम्ब्रेन है नाइट्रोसेल्यूलेज नाइलोन की, वो होती है स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू अगारोस जेल, और होती है पेपर लाइक स्ट्रक्चर, ड्राई होती है, इसीलिए इजीली अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोसेल्यूलेज और नाइलोन ही क्यों यूज करेंगे। अब समझ लो कि जो नाइट्रोसेल्यूलेज और नाइलोन का यूज है, डीएनए होता है, अभी हमारे पास ऊपर था डबल स्ट्रैंडेड, लेकिन हमने उसको कट करके अगारोस जेल में लोड करके सिंगल स्ट्रैंडेड बना दिया है। अब वो सिंगल स्ट्रैंडेड इजीली बाइंड हो सके, बाइंड होने की कैपेसिटी उसको नाइट्रोसेल्यूलेज और नाइलोन देंगे। और अगर आपको इसको डिटेल में देखना है कि सर क्यों नाइट्रोसेल्यूलेज ही और क्यों नाइलोन ही, तो अब इधर देख लो कि जो नाइट्रोसेल्यूलेज होता है हमारा, डीएनए का कुछ हमारा इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, उसके अंदर हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो डीएनए का जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है, अंदर वाला इनसाइड का स्ट्रक्चर डीएनए का, वो होता है हाइड्रोफोबिक, वो होता है हाइड्रोफोबिक और होता है नॉन कोवेलेंट। हाइड्रोफोबिक के साथ साथ क्या है वो भाई साहब, नॉन कोवेलेंट है। तो अब उसको तो बाइंड करना है, तो नाइट्रोसेल्यूलेज, ये नाइट्रोसेल्यूलेज क्या करेगा, इजीली बाइंड करने की उसको क्षमता देगा, हेल्प करेगा, ताकि उसका हाइड्रोफोबिक नेचर और जो नॉन कोवेलेंट फोर्स है वो इजीली अटैच रहे, ताकि आगे वो यूज हो सके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का।
अब आगे देख लेंगे नाइलॉन का क्यों यूज करेंगे। चलो नाइलॉन लिख दूंगा मैं। अब एक चीज याद रखना, नाइलॉन भाई साहब होते हैं पॉजिटिव, और ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसकी जो ये बैकबोन है, ये बैकबोन ये होती है शुगर फॉस्फेट की, उसकी जो बैकबोन होती है वो होती है शुगर फॉस्फेट की, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है। तो अब क्या सर, शुगर फॉस्फेट का हम क्या करें, तो ये नाइलॉन पॉजिटिव चार्ज लेके आता है, ताकि ये जो फॉस्फेट होता है पीओ, पीओ मतलब हमारा PO3 4 माइनस वाला, वो इधर मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ नहीं है, साथ में अपने नेगेटिव चार्ज लाता है। फॉस्फेट डीएनए के अंदर अपने साथ में नेगेटिव चार्ज लाता है PO3 4 माइनस के और PO4 3 माइनस के अंदर। तो अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा भाई साहब, अट्रैक्शन देंगे, और अट्रैक्शन की वजह से इधर फॉर्म होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक मूवमेंट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक मूवमेंट होने की वजह से ये बाहर की लेयर नाइलॉन ने बाइंड कर ली और अंदर की लेयर नाइट्रोसेल्यूलोज ने बाइंड कर ली। अब क्या हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड इजीली बाइंड हो चुका है, क्योंकि अगारोस होल्ड नहीं कर सकता था, फ्रेजाइल था, ये भाई साहब ने इजीली सॉल्यूशन लेके आए, इसीलिए हम डबल सिंथेटिक मेम्ब्रेन नाइट्रोसेल्यूलोज और नाइलॉन का यूज करेंगे। क्लियर हो गया होगा, एकदम डीप के अंदर गया हूं मैं, क्लियर हो गया। चलो अब होगा हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या करेंगे हम, अल्कालाइन सॉल्यूशन के अंदर आइसोलेट करेंगे। अब इंट्रोडक्शन होगा हमारा VNTR प्रोब्स का। अब एक चीज याद रखना, VNTR प्रोब्स आर डिफरेंट, और हमारा VNTR जो है वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स, बोथ आर डिफरेंट। ये पाया जाता है नेचुरली, डबल स्ट्रैंडेड होता है, कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड, और ये भाई साहब होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को लेके आते हैं। लेकिन VNTR प्रोब्स क्या होता है, लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करने में आता है, और VNTR नेचुरली मिलता है हमको सीक्वेंस के अंदर, बेस पेयर के अंदर। तो सर प्रोब्स का क्यों यूज करेंगे, वेरी गुड क्वेश्चन। प्रोब्स का इसके लिए यूज करेंगे क्योंकि प्रोब्स अपने साथ लाता है फॉस्फोरस, 32 आइसोटोप वाला फॉस्फोरस लाता है, याद रखना 32 आइसोटोप वाला फॉस्फोरस लाता है, और ये फॉस्फोरस होता है रेडियो एक्टिव। अब रेडियो एक्टिव होगा तो वो प्रोब इजीली बाइंड करेंगे। तो अब क्या होगा कि VNTR सिंगल स्ट्रैंडेड को इजीली अपने पास ले लेगा, लेबोरेटरी प्रोसेस है, 32 आइसोटोप फॉस्फोरस साथ में लाता है। तो अब ये प्रोब क्या करेंगे, इजीली बाइंड हो जाएंगे। किसके साथ बाइंड होंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे, अपने आप को ज्वाइंट करने की कोशिश करेंगे VNTR सीक्वेंस के साथ, जो कि मेम्ब्रेन के अंदर होगी। लाए थे ना नेक्स्ट स्लाइड में, पीछे वाली स्लाइड से हम VNTRs लाए थे, नहीं लाए थे, नॉन कोडिंग रीजन वाले, वेरिएशन इंडिविजुअल के अंदर, जो कि डीएनए के सैंपल के अंदर 100% होने वाले हैं VNTRs, छोटी छोटी रिपीट्स। तो अब वो सैंपल के अंदर से VNTR सीक्वेंस क्या करेगी, मेम्ब्रेन से ये VNTR प्रोब उसको ढूंढेंगे और अपने साथ बाइंड कर लेंगे, कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे, हाइब्रिडाइज कर लेंगे। अब फाइनली क्या हो चुका है, VNTR प्रोब्स और VNTR का मिलन हो चुका है। अब ये मिलन होने की वजह से हमको इजीली बैंड मिल जाएगा लास्ट में। और लास्ट स्टेप हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या है, ऑटो रेडियोग्राफी। अब क्या होगा, वो जो सैंपल आ रहा है, मेम्ब्रेन आ रही है, मोस्ट ऑफली मेम्ब्रेन नाइलॉन की होती है, फाइनली हम उसको एक्सपोज करेंगे एक्सरे के सामने, एक्सरे फिल्म के सामने उसको एक्सपोज किया। तो एक्सपोज करने की वजह से क्या होगा, रेडियो एक्टिव प्रोब्स मतलब फॉस्फोरस 332 वाले, मतलब सॉरी फॉस्फोरस 32 वाले रेडियो एक्टिव प्रोब जो है हाईलाइट करेंगे डार्क बैंड को, पूरी फिल्म के अंदर उसको हाईलाइट करेंगे और जनरेट करेंगे एक बार कोड वाली पैटर्न, जिसको बोला है ऑटो डायग्राम। और इससे हमको पता चल जाएगा फिंगरप्रिंट किस भाई साहब की है। इतनी लंबी प्रोसेस के बाद हमको लास्ट में पता चलेगा भाई साहब फिंगरप्रिंट फाइनली है किसकी, किसकी वजह से पता चलेगा, आइसोलेट किया, कट किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर रन कराया, सिंगल स्ट्रैंडेड को बाइंड किया, बाइंड करने के बाद VNTR प्रोब्स को इंट्रोडक्शन किया, VNTR के साथ सीक्वेंस बनाई, लास्ट में एक्सरे उसको क्या करेगा, एक सामने इमेज बाहर बना के देगा जो होता है ऑटो रेडियोग्राम, और फाइनली हमको कल्प्रिट मिल जाएगा। होप ये 6 है
स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया है, आपको दिमाग के अंदर आ गई होगी। आई होप सो। थोड़ा बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है। और एनसीईआरटी वाले खास करके, फिर चाहे वो स्टेट बोर्ड वाले हो चाहे सीबीएसई वाले हो, ये वाला जो बेटा है ये एग्जाम के अंदर आता है, आता है और आता है। अब हम आगे देखेंगे ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर नेक्स्ट स्लाइड में। सो बने रहो, और ये आपको इजीली अवेलेबल है। क्लियर स्टूडेंट? होप आपको पिछली वाली 2 स्लाइड समझ में आ चुकी होगी क्लियरली। हमने 6 स्टेप देख लिए, उससे पहले हमने पॉलीमॉर्फिज्म भी देख लिया, डीएनए सैटेलाइट भी देख लिया, वीएनटीआर प्रोब्स भी देख लिए। अब जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है आपको वो वाला डायग्राम, इजीली इसको शॉर्ट कट में हम खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले होता है डीएनए का सैंपल है मेरे पास, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये पूरे स्टेप में हो गए, बराबर है। तो एक हो गया इंडिविजुअल ए, दूसरा हो गया इंडिविजुअल बी। अब एक जगह के ऊपर क्राइम हुआ है, अब मुझे पकड़ना है क्रिमिनल को। तो मेरे पास 2 सस्पेक्ट आए हैं। अब दोनों सस्पेक्ट का मैंने क्या किया, दोनों सस्पेक्ट का डीएनए सैंपल लिया है। डीएनए का सैंपल लिया है, या तो बोल लो, मैंने बोला ना ब्लड हो गया, स्किन हो गया, हेयर फॉलिकल हो गया, बकल कैविटी हो गया, आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया है। लेकिन याद रखना सीक्वेंस डीएनए की दो आएगी, एक पैटर्नल होगी एक मैटरनल होगी, क्योंकि वी ह्यूमंस आर क्रिएटेड फ्रॉम 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, वन फ्रॉम फादर एंड वन फ्रॉम मदर। जब जाके उसका मिलन होगा 46 के अंदर हम डिप्लॉइड बनेंगे, और डिप्लॉइड होने की वजह से पैटर्नल और मैटरनल रिफर करना पड़ेंगे, तब जाके हमें इजीली सीक्वेंस मिल पाएगी। तो ये हो गया ए इंडिविजुअल का क्रोमोसोम 7, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 16। अभी आपको लगेगा कोई नई कोडिंग लैंग्वेज आई, कोई कोडिंग लैंग्वेज नहीं है। हमारे पास पैर में क्रोमोसोम 23। अब इतने सारे तो नहीं लिख पाऊंगा ना मैं क्या एनसीईआरटी बुक खुद ने नहीं दी है इधर, तो इतने अजीबो गरीब पैटर्न में नहीं जाएगा। उन लोगों ने कुछ पैटर्न बता दी है, ये 3 पैटर्न दी है। कौन से पैटर्न? 7 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम एंड 16 क्रोमोसोम। इट इज वेरी इजी। तो ए और बी दोनों के डीएनए को हमने आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद मॉलिक्यूलर सीजर से कट लगा लिया हमने, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के थ्रू, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू। अब क्या देखने मिला हमको, ए इंडिविजुअल है उसके थोड़े कम है बी से। ये सब के अंदर आपको अलग अलग सीक्वेंस देखने मिलेगी, 7 की अलग है, 2 की अलग है, 16 की अलग है। अब डीएनए आइसोलेशन के बाद हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप और मेन स्टेप, वो इतना समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्रोमोसोम नंबर है और अलग अलग वेरी करते रहेंगे। बी ज्यादा है ए से 7 में। फिर हम बात करेंगे क्रोमोसोम 2 की, तो क्रोमोसोम 2 के अंदर भी बी ज्यादा है ए से। और फिर बात करेंगे हम क्रोमोसोम नंबर 16 की, जो कि ए में ज्यादा है बी में कम है। बस वो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। तो अब देखना क्या है आपको, अब आएगा डीएनए ए वाले का, ये पूरी की पूरी सीक्वेंस आ जाएगी। अब आएगा डीएनए बी वाले का, क्योंकि हमने कट किया है। अब क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस करेंगे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस कैसी का होगी, नेगेटिव से सीधा पॉजिटिव तक होगी, क्योंकि डीएनए नेगेटिव होता है, पॉजिटिव की तरफ दौड़ेगा हम जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, 2 वेल बनाई। एक वेल के अंदर डीएनए सैंपल नंबर ए को लोड किया, एक वेल के अंदर डीएनए सैंपल नंबर बी को लोड किया। तो लोड करते टाइम हमने क्या देखा, लोड करने की वजह से सैंपल ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया। जैसे ही हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे वो भागेगा पॉजिटिव एनोड की तरफ, कैथोड भागेगा पॉजिटिव एनोड की तरफ। अब क्या देखा, जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है वो इजीली 1 तक ट्रैवल कर गए हैं, और जो लार्जर फ्रेगमेंट है वो भाई साहब इधर ही रह गए। अब सर ये क्या काम आएगा, अब क्या होगा, तो जो 2 स्टेप थे साउथर्न ब्लोटिंग और हाइब्रिडाइजेशन, इसके अंदर हो जाएंगे जब हम जेल को ट्रांसफर करेंगे। और लास्ट में हमको क्या मिलेगा, मैंने क्या बोला था, ऑटो रेडियो डायग्राम का एक स्ट्रक्चर है। अब सी वाला क्या है, सी वाला सस्पेक्ट है, जो क्राइम साइट पे से वो लोगों को फिंगरप्रिंट मिले थे, मान लो वो फिंगरप्रिंट का सस्पेक्ट का एक पूरा उन लोगों ने एक सीक्वेंस बना के रखी है। अब उन लोग चेक करेंगे साला ए वाला है या बेटा तू बी वाला है, दोनों की डीएनए सीक्वेंस को मैच करेंगे साउथर्न ब्लोटिंग और हाइब्रिडाइजेशन के बाद। अब मैच करने से वो लोगों को क्या पता चलेगा, मैच करने से ये पता चला कि ये जो बी वाला है उसका देखो 11 नंबर का सेम टू सेम बैंड आया है, ए वाले का कोई बैंड नहीं आया है। 9 वाला, बी वाला 9 का, उसका भी प्रॉपरली बैंड आया है सर। ए वाले का कोई बैंड नहीं है। फिर 8 नंबर का देखेंगे, उसका भी प्रॉपरली बैंड आया है।
लेकिन ए वाले नहीं आया है। 7 में कुछ नहीं आया है क्योंकि इधर बैंड ट्रैवल करके था। अब 6 वाला बैंड इजीली अवेलेबल दिख रहा है आपको बी से, मतलब सीक्वेंस बी वाली मैच कर रही है सी के साथ। बी वाली सीक्वेंस भाई साहब सर सी के साथ मैच कर रही है प्रॉपर्ली। अब 5 वाला भी मैच कर रहा है, 1 वाला भी मैच कर रहा है, इधर का तो कोई मैचिंग द मैच द फॉलोइंग ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सैंपल लिया गया था, जो सैंपल आइसोलेट किया था, जो सैंपल को रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के अंदर से कट किया था, जो सैंपल को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया था, जो सैंपल को हाइब्रिडाइजेशन कराया था, जो सैंपल को साउथर्न ब्लोटिंग कराया था, वो रेडियोग्राफी के अंदर, ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर मैच हो गया। मतलब ये जो बी वाले भाई साहब है वो क्या है, बी वाले भाई साहब हमारे क्रिमिनल है, क्योंकि उनका ये जो सीक्वेंस थी वो इजीली इधर मैच हो गई है। क्या हो गई है? इजीली मैच हो गई है। इसीलिए क्या दिया है? डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन सी। ये पैटर्न क्राइम सी मतलब क्राइम सीन से लेने में आई है। क्राइम सीन से उन्होंने क्रोमोसोम 7 भी लिया है, 2 भी लिया है, 16 भी लिया है। फिर वही सीक्वेंस को वो लोग मैच करेंगे। देख लो, मैच करेंगे, मैच करेंगे, 2 वाले भी मैच हो रही है, मैच कर ली। कौन पकड़ा गया? बेटा पकड़ाया बी वाला। तो मतलब असल कल्प्रिट कौन था? बी। तो ये डायग्राम बहुत इजी है, बी सी मैच कर लो, आपको क्रिमिनल मिल जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? उधर हमने आइसोलेट किया, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, बैंड को मैच किया। मैच करने से हमको पता लग गया बी वाले भाई साहब क्रिमिनल है। होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, मेरी बातें झेलने के लिए और लास्ट तक सरवाइव करने के लिए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इसको शेयर कर दे, ताकि जो 12th के स्टूडेंट है वो इजीली ये टॉपिक को ब्रेक डाउन कर ले, इजीली समझ पाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यू टॉपिक के साथ। और आप कमेंट डाउन करना कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया है तो यस, नहीं आया है तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, आप बोल सकते हैं सर नहीं समझ में आया, नो। थैंक यू।